बढ़ते राम का एक शाम। हम अभी अभी लौटे हैं उस शाम से जो कुछ बीत गई है, कुछ बीतने को है। एक झीना सा नाता जोड़ पाया है, पेशतर इसके कि वह टूट जाए, सब लम्हों को अंधेरे में बिखेर दे, इसे अपने मौन में समेट ले, क्योंकि न जाने कब गली के किसी कोने में यह मौन भी अजनबी सा हो जाए। वैसे भी यहाँ बहुत से कोने हैं, चांदनी रात में छिपे हुए, फीके उजले खामोश, माला अस्त्राना की सदियों पुरानी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में चलते हुए पांव खुद ब खुद धीमे हो जाते हैं। लगता है रात के सन्नाटे में इस पुराने शहर की हर ईंट हमारे कदमों की गवाह है। उनकी पीली जर्द आंखों पर जब हमारी छाया पड़ जाती है तो कहीं कुछ सिहरता जाता है, मानो बीते समय की कोई परत धीमे से खुल गई हो। यह प्राग की एक चांदनी रात है। कभी कभी बारिश भी हो जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं, महज बूंदाबांदी। चांदनी के धब्बे पानी में भीगी मैली दीवारों पर बिखर आए हैं। कभी कोई शराबी लड़खड़ाते कदमों से बियर घर के दरवाजे पर आता है, देर तक अपनी खाली आंखों से बारिश की बूंदों को देखता रहता है और फिर एक अजीब अस्फुट आवाज में चिल्लाने लगता है, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं। कुछ क्षणों बाद पुराने शहर की खामोशी दोबारा लौट आती है और बूंदों की टप टप के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। प्राग का यह कोना माला अस्त्राना नए शहर से जरा अलग है। वाल्तावा नदी के दूसरी ओर छोटी सी पहाड़ी तले सिमटा है। यान नेरुदा को गुजरे एक मुद्दत बीत गई, किंतु आज भी माला अस्त्राना की गलियों में घूमते हुए उनकी कहानियों के पात्र सजीव हो उठते हैं। छोटे छोटे एक दूसरे से सटे मकान, नीचे झुकी हुई छतें, सेंट निकोलस चर्च का हरा गुंबद, चर्च के नीचे चांदनी रात में एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेमियों के जोड़े, सब कुछ वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। कुछ भी नहीं बदला। लगता है जैसे छतों पर मंडराते हुए बादल भी बहुत पुराने हैं, बरसों से यही आकाश के इस टुकड़े के आसपास चक्कर लगाकर वापस लौट आते हैं। पहाड़ी पर जरा पीछे की ओर लॉरेंतो चैपल है, 27 घंटियों का बारोक चर्च। रात की मौन घड़ियों में जब ये घंटियां एक संग बजती हैं तो इनसे एक विचित्र मायावी संगीत रिसने लगता है। 1000 times we greet the। लोक कथा कहती है कि ये घंटियां एक बूढ़ी माँ की स्मृति में बजती हैं, जो 200 वर्ष पूर्व प्लेग की बीमारी में अपने 27 बच्चों के संग मर गई थी। प्राग का अकेलापन लॉरेंतो की घंटियों के संग जुड़ा है, भूली बिसरी स्मृतियों का अकेलापन। ऐसी रात में यह संभव लगता है कि मृत्यु के परे भी स्मृतियां जीवित रहती हैं, कि स्मृतियों का अकेलापन किसी भी शहर में अपने शहर से हजारों मील दूर भी टूटता नहीं, और तब अनायास हमारे पांव और भी धीमे हो जाते हैं। हम उस अज्ञात जादुई लय को नहीं तोड़ना चाहते, जो एक पारलौकिक पारदर्शी संगीत के संग संपृक्त है। संगीत जो उस चांदनी रात से परे, अपनी स्मृतियों से परे, केवल प्राग की हवा से जुड़ा है। प्राग ऐसी ही चांदनी रात की खामोशी में जिसे कभी मोत्सार्ट ने देखा होगा। हम ट्राम से उतर आए हैं। बीच में अंधेरी गली आती है, पास ही एक छोटा सा नाला है जिसके दोनों ओर नए बनते मकानों का मलबा पड़ा है। गली के नुक्कड़ पर एक बहुत पुराना लैंप पोस्ट है, उसकी पीली रोशनी में बारिश की बूंदें माचिस की तीलियों सी क्षण भर चमक कर अंधेरे में गायब हो जाती हैं। समर स्कूल के हम 30-40 छात्र हैं, यूरोप और एशिया के अलग अलग देशों से यहाँ आए हैं और इस समय इस अंधेरी गली में एक दूसरे के पीछे चुपचाप चल रहे हैं। लगता है जैसे यह गली कभी खत्म न होगी, जैसे हम इसी तरह भयभीत कातर आशा को मन में दबाए बारिश में भीगते हुए चलते रहेंगे। किंतु हर गली, चाहे वह कितनी ही जिद्दी और लंबी क्यों न हो, आखिर खत्म हो ही जाती है। हम एक सूनी सुनसान सड़क पर आ गए हैं। बाईं ओर पेट्रशिन की पहाड़ी पर निरीक्षण बुर्ज का लाल सितारा तिमिराच्छन्न आकाश में चुपचाप निपट एकाकी सा चमक रहा है। आखिर चलते चलते हम पीछे के लोग एकाएक ठिठक गए। अगली कतार के चंद व्यक्ति सीधी सड़क छोड़ ऊपर की ओर मुड़ गए हैं। मन में यह ख्याल, जो इतनी देर से हम अपने आप में दबाए हुए थे, बिजली की तरह कौंध जाता है। क्या यही आसपास मोत्सार्ट का घर है? आनो ताम ना हो रू, वहां ऊपर की ओर वह बोर्ड नहीं देखते? एक जर्मन लड़की टूटी हुई चेक में हमसे कह रही है। फिर भी एकाएक विश्वास नहीं हो पाता। वह बोर्ड, सड़क के किनारे एक संकरा रास्ता ऊपर जाता है। शुरू में 2 कदम ऊपर चढ़ते ही वह बोर्ड दिखाई दे जाता है, बर्थ राम का।
एक क्षण के लिए हम मंत्रमुग्ध से खड़े रहते हैं। बर्त राम का एक छोटा सा शब्द जिसका कोई चेहरा नहीं है, महज नाम। प्राग के लाखों घरों के जमघट के बीच एक साधारण से घर का नाम। बोर्ड का पुराना जर्द तख्ता भीग रहा है बारिश की बूंदों में, टप टप। पेड़ों के झुरमुट के बीच वह घर दूर से ही दिखाई दे जाता है। हवा में कांपते लीपा के पत्तों से घिरी एक खिड़की है। भीतर की मध्यम रोशनी फड़फड़ाते पर्दों से छनती हुई सीढ़ियों पर गिर रही है जहां हम खड़े हैं। सोचता हूँ मोत्सार्ट इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर पुराने शहर के थिएटर जाते होंगे। उन दिनों बर्त राम का जहां मोत्सार्ट ठहरे थे शहर की सीमाओं से अलग था। यह सोचकर आज भी आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता कि हर शाम मोत्सार्ट इतनी दूर पैदल ही नॉसिट्ज थिएटर, जो अब टिन थिएटर के नाम से प्रसिद्ध है, जाया करते थे। वह उन दिनों अपने नए ओपेरा डॉन जुआन का रिहर्सल देखने प्राग आए थे। कहते हैं थिएटर जाते हुए मोत्सार्ट ओल्ड टाउन के रेस्तरां में एक गिलास शराब पीने अवश्य रुक जाते थे। वापस आते हुए आधी रात बीत जाती थी। चार्ल्स ब्रिज पार करने के बाद वह बिना नागा लिटिल क्वार्टर के एक छोटे से कॉफी हाउस का दरवाजा खटखटाया करते थे। कॉफी हाउस का मालिक, जो उस समय सो रहा होता था, दरवाजे पर थपथपाहट सुनकर एकदम जाग उठता था। उसे यह जानने में ज्यादा देर नहीं लगती थी कि रात की इस घड़ी में उसके दरवाजे पर मोत्सार्ट के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। कुछ ही देर में रेस्तरां कॉफी की सौंधी गंध और मोत्सार्ट की बातों से महकने लगता था। लिटिल क्वार्टर में जहां आजकल हम ठहरे हैं, उस कॉफी हाउस की टूटी पुरानी इमारत आज भी आते जाते दिखाई दे जाती है। वे शुरू पतझड़ के दिन थे। प्राग की गलियों में अंगूर लताओं की गंध तिड़ती रहती थी। जिन दिनों मोत्सार्ट बर्त राम का आए थे, गुलाब के फूलों की आखिरी पंखुड़ियां झर रही थी। वाटिका अब भी है। किनारे पर पेड़ों की छाह तले एक बेंच दिखाई देती है जिस पर दूब की पत्तियां इकट्ठी हो गई हैं। पत्थर की दीवार के पीछे की फूलों की नीली घंटियां हवा में झूलती हैं। उनके स्वप्निल स्वर की छाह को किसी अजानी घड़ी में मोत्सार्ट की भूखी उंगलियों ने छुआ होगा। यहीं इसी बेंच पर, इन्हीं पत्तों के झुरमुट में, जहां आज रात चांदनी बारिश में भीग रही है, नीरव और मदिर। लेकिन हम इसी तरह सीढ़ियों पर कब तक खड़े रहेंगे? शीशे के दरवाजे के सामने पहुंचकर सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। पर्दे से छनती रोशनी का फीका आभास, भीतर कुछ अस्पष्ट सी हलचल, बाहर वाटिका में उड़ते हुए इक्के दुक्के जुगनू, सब कुछ इस क्षण बहुत आत्मीय सा हो आया है। इतना आत्मीय, इतना अपना सा कि यह नहीं महसूस होता कि बंद दरवाजे और हमारे बीच एक लंबी सदी गुजर गई है। लगता है जैसे अभी दरवाजा खुलेगा, मोत्सार्ट मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे। देहरी पर उनकी छाया ठिठकी सी खड़ी रहेगी। मन का यह भ्रम इतना वास्तविक सा हो जाता है कि दरवाजा खुलने पर जब एक अधेड़ पके बालों वाले व्यक्ति हमें भीतर बुलाते हैं तो हम सहसा चौक से जाते हैं। अंधेरे की ओट में हमने जिस मोहक भ्रम को अपने में पाला था, कमरे की तीखी रोशनी में वह अचानक टूट सा जाता है। यह घर अब मोत्सार्ट का म्यूजियम है और वह लाइब्रेरी है जिसमें अधेड़ व्यक्ति की धीमी सी आवाज सुनाई देती है, इतनी धीमी और कोमल कि मन में विश्वास हो जाता है कि वह गाइड नहीं है। गाइड की पहचान ही उसके ऊंचे तीखे स्वर से हो जाती है। बाद में मालूम हुआ कि वह म्यूजियम के संरक्षक की हैसियत से बरसों से यहाँ रह रहे हैं। मोत्सार्ट का कमरा, अलमारी में सजी हुई उनकी पांडुलिपियां, उनके खत। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा का संस्पर्श आज तक केवल ग्रामोफोन के रिकॉर्डों से ही उपलब्ध हुआ है, आज उसके कमरे में चलते हुए, उनकी निजी चीजों को छूते हुए एक अजीब सी झिझक महसूस होती है। हम बाहर के लोग हैं। कुछ देर बाद उड़ती निगाहों से चीजों का मुआयना करके फिर बाहर की दुनिया में लौट जाएंगे। किंतु भविष्य में जब कभी मोत्सार्ट के संबंध में सोचेंगे तो ये चीजें बरबस बीच में आ जाएंगी। कहेंगी, देखो हम भी हैं। वह एकांत छवि जो कभी हमने अपने कमरे में रिकॉर्ड सुनते हुए मन में गढ़ी थी, अब उतनी अपनी, उतनी एकांत ना रह सकेगी। ऐसे स्थानों में आकर अक्सर दुविधा होती है। सोचता हूँ जितना हम पाते हैं क्या वह उससे कम नहीं है जितना हम खो देते हैं। किंतु विचारों का तांता बीच में ही टूट जाता है। हमारे संग संग चलते हुए वह व्यक्ति अपनी उसी गंभीर आवाज में कह रहे थे,
मोत्सार्ट को प्राग से गहरा लगाव था। वह अक्सर कहा करते थे कि उनका ऑर्केस्ट्रा वियना में नहीं, प्राग में है। प्राग के लोग जितना अधिक उन्हें समझते थे, शायद उतना कहीं और नहीं। मैं एक छोटी सी खिड़की के सामने आकर सहसा रुक गया। बाहर प्राग का आकाश फैला था, खामोश और मेघाच्छन्न। दूर शहर के क्षितिज पर हरात चानी शाही महल और सेंट विता कैथेड्रल की धूमिल रेखाएं अंधेरे पर खिंच आई थीं। कभी कभी नीचे की सड़क से ट्राम के पहियों की गुड़गड़ाहट सुनाई दे जाती थी। मुझे लगा जैसे कोई दबे धीमे कदमों से मेरे पीछे चला आया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही अधेड़ संभ्रांत व्यक्ति खड़े थे। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट सिमट आई थी। जिस खिड़की के सामने आप खड़े हैं, उसके संग एक दिलचस्प स्मृति जुड़ी है। उनके स्वर में दबा सा रहस्य उभर आया। वह अजीब सी घटना थी। जो कुछ सुन पाया वह चेक भाषा में था। कुछ समझ पाया, बहुत कुछ नहीं, किंतु जितना कुछ भी समझ पाया वह कम आश्चर्यजनक नहीं लगा। उन दिनों मोत्सार्ट का प्रसिद्ध ओपेरा डॉन जुआन प्राग में प्रस्तुत किया जाने वाला था। सब तैयारी हो चुकी थी। अंतिम रिहर्सल सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका था। शहर की दीवारों पर, गली कूचों के चौराहों पर ओपेरा के पोस्टरों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। प्राग निवासी महीनों से मोत्सार्ट के ओपेरा की बाट जोह रहे थे। उन्हें अपने सौभाग्य पर गर्व था कि डॉन जुआन का प्रथम उद्घाटन मोत्सार्ट के शहर वियना में नहीं बल्कि प्राग में होने जा रहा है। इस आनंद उत्सव में यदि कोई सचमुच परेशान था तो ओपेरा का निर्देशक। उनके बहुत कुछ आग्रह अनुनय के बावजूद मोत्सार्ट ने अभी तक अपने ओपेरा का पूर्व रंग नहीं लिखा था। वह हमेशा उसे कल पर टाल देते थे। उद्घाटन का दिन तेजी से पास आता जा रहा था। आखिर हताश होकर एक रात उनके मित्रों ने उन्हें इस कमरे में बंद कर दिया और बाहर दरवाजे पर ताला लगा दिया। उनसे साफ यह कह दिया गया कि जब तक वह पूर्व रंग नहीं लिख देंगे तब तक उन्हें मुक्त नहीं किया जाएगा। रात भर उनके मित्र कमरे के नीचे चिंतामग्न मुद्रा में घूमते रहे। बार बार उनकी आंखें कमरे की खिड़की पर आ जमती थीं। उन्हें मालूम था जब तक कमरे की बत्ती जलती रहेगी मोत्सार्ट तब तक लिखते रहेंगे। कहते हैं रस्सी पर भोजन की पोटली और शराब की बोतल उन्हें इसी खिड़की से भीतर भिजवाई गई थी। कौन कह सकता है कि यह घटना सच है, किंतु यह अवश्य सच है कि मोत्सार्ट ने पूर्व रंग उद्घाटन के दिन ही दिया था, जब कागज पर स्याही पूरी तरह सूखी भी न थी। तब यह अजीब नहीं लगता कि मोत्सार्ट प्राग निवासियों में क्यों इतने लोकप्रिय थे। वे उन्हें अपना ही मानते थे। इसी लिटिल क्वार्टर में सेंट निकोलस चर्च है। मोत्सार्ट की मृत्यु का शोक संवाद सुनकर प्राग के हजारों निवासी यहाँ जमा हुए थे। मोत्सार्ट का रिक्विएम मास भी यहीं इस अवसर पर रोती सिसकती भीड़ के सम्मुख गाया गया था। किंतु वियना में उनकी अर्थी के संग केवल उनके इने गिने मित्र ही गए थे। एक साधारण से कब्रिस्तान में उन्हें दफना दिया गया। आज भी कोई नहीं जानता कि उनकी कब्र कहाँ है। आखिर में सब कुछ घूम लेने के बाद एक छोटा सा हॉल आता है जहाँ कुछ कुर्सियां बिछी हैं। यहीं पर कभी कभी कॉन्सर्ट होता है। गर्मियों की रातों में अक्सर कॉन्सर्ट की व्यवस्था लॉन में होती है, किंतु आज रात बारिश के कारण हमें भीतर ही बिठाया गया है। समर स्कूल के छात्रों के लिए कॉन्सर्ट की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। चेक फिलोहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के कुछ कलाकार स्वयं उपस्थित हुए हैं। 3 अलग अलग संगीत अंश, याना चेक, दोशार्क और सबसे अंत में मोत्सार्ट। हल्के से तालियां बजती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। किंतु यहाँ मैं गलत हूँ। शांत का शब्द लिखने के एकदम बाद बोध होता है कि वह गलत है, कि लिखने के बाद ही वह झूठा हो गया है। अनुभव के जिस परिचित दायरे से शब्द निकलते हैं, उस रात की अद्भुत परिधि के सम्मुख वे अजनबी हैं, जैसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी। जो सच है, जो रात की उस घड़ी में सच था, वह अब महज अर्ध स्वप्नों स्मृतियों का पुंज रह गया है। आकारहीन, स्वरहीन, धुंधली धुंध के लौंदे सा। वह एक पुल था, हजारों सदियों के कोहरे को काटता हुआ, अतीत के उस सीमांत को छूता हुआ, जहां मौन शब्दों के अभाव से नहीं, उनके अधूरेपन से उत्पन्न होता है। ऐसा पुल जो जितना कुछ जोड़ता है उतने में ही टूट जाता है। सोचता हूँ, आज नहीं उस रात सोचा था, जैसे वह लौ बिल्कुल अकेली, बिल्कुल नंगी हो गई है, जिसे हम अपने अस्तित्व से ढके रहते हैं। कितनी जल्दी वह आसपास के अंधेरे को निगल रही थी। भूखी प्यासी लौ लपलपाती, हांफती, खुली हवा में सांस लेती हुई। कुछ भी ऐसा नहीं रहा था जिस पर उंगली रखकर कह सके
यह आज है, यह कल, यह वह कल है जो कभी जीवित था और अब बीत गया है। वह कड़ी जो हमें आसपास की दुनिया से जोड़ती है, जो हमें जीने का झूठा सच्चा अर्थ देती है। वह कड़ी इस क्षण अचानक टूट गई है। इसके टूटने के संग हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, सर्वथा मुक्त, मुक्त और एकदम कितने अर्थहीन। संगीत कितना अर्थहीन है और इसलिए कितना पूर्ण। फिर आखिरी लम्हा और तब उसके इर्द गिर्द सब कुछ डूब जाता है। हमारा प्यार, आधी रात में जागे हुए पसीने से लथपथ दुस्वप्न, एक पगली सी धड़कन और फिर वह भी नहीं। जो शेष रह जाता है देर तक हवा में टंगा रहता है, वह है एक अजनबी अपनापन जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, जिसे हमने पिछले चंद क्षणों में पहली बार जाना था और जो अगले चंद क्षणों में दोबारा अजनबी हो जाएगा। एक स्वरहीन आलोक। हमारी यह शाम खत्म हो चली है। दरवाजे पर आते ही एक रजिस्टर दिखाई देता है, विजिटर्स बुक। हम भी अपना नाम दर्ज कर लेते हैं उन पन्नों पर जहां कभी चेकोवस्की, दोशार्क और यानाचेक ने अपने हस्ताक्षर किए थे। लीपा के पत्तों से घिरी छोटी पगडंडी, हल्की हल्की बारिश, बर्तराम का मोत्सार्ट का घर धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। माला स्त्राना की सूनी सुनसान गलियों में जगह जगह गंदले पानी के गड्ढे जमा हो गए हैं, जिनमें लैंप पोस्ट की पीली छायाएं झिलमिलाती हैं। सारे शहर पर पुराने गिरजों की बुर्जियां चुपचाप खड़ी हैं। लगता है प्राग का समूचा आकाश उन बुर्जियों पर आ टिका है। अ सिटी ऑफ 1000 टावर्स। किसी ने ऐसी ही रात प्राग को देखकर उसे यह संज्ञा दी होगी। हम अपने हॉस्टल के नजदीक आ पहुंचे हैं। पास ही कांदे का द्वीप है, प्राग का वेनिस, जहां वाल्तावा घरों के बीच बहती है। चार्ल्स ब्रिज की रोशनियां नीचे पानी पर अपनी चमकीली छायाओं पर झुकाई हैं। जब कभी हवा का झोंका आता है, बरवा की लंबी पत्तों से ढकी शाखाएं धीमे से खुल जाती हैं और उनके बीच एक दूसरे से सिमटी छायाएं दिखाई दे जाती हैं, एक दूसरे पर झुकी हुई, वाल्तावा की लहरों के लय के संग अपने शब्दों को दोहराती हुई। दूर पहाड़ी पर किसी ऐसी ही घड़ी में लॉरेंतो चर्च की घंटियों का स्वर समूचे शहर की हवा में तिर आता है। एक मायावी संगीत। माला स्त्राना की झुकी छतों और गिरजों की उठी मीनारों के बीच रास्ता टटोलता चार्ल्स ब्रिज पर संतों की बारोक मूर्तियों के सम्मुख प्रार्थना करता हुआ। 1000 टाइम्स बी ग्रेट थी।